17 जुलाई 2008 की शाम को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगान फोर्सेस गजनी से अरेस्ट करती हैं। अफगान फोर्सेस ने उन पर सुसाइड बॉम्बर होने का इल्ज़ाम लगाया। उन पर इल्ज़ाम है कि गुआंतानामो बे में अमरीकी डिटेंशन सेंटर के कैदियों की सीक्रेट फाइल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका में एक्सप्लोसिव स्मगल करने की कोशिश की और अलकायदा को बायोलॉजिकल वेपन बनाकर देने की ऑफ़र की थी। अफगान फोर्सेस ने आफिया को गिरफ्तार करके अमेरिकन फोर्सेस के हवाले किया और उन पर केस चला और 2 अमेरिकन सोल्जर्स को मारने की कोशिश के इल्ज़ाम में 86 साल की सज़ा सुनाई गई। अपार्ट फ्रॉम दीज इंसिडेंट्स, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अफ़गानिस्तान कैसे पहुंची और फिर वो अमेरिका कैसे पहुंच गईं, ये एक अलग मिस्ट्री है। चलें इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप आईना देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1990 में अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। जब उनकी स्टडी कंप्लीट हुई तो वो 2003 में वापस पाकिस्तान आ गई। जब वो पाकिस्तान वापस आई तो वो इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते से गायब हो गई। उनके साथ उनके 3 बच्चे भी थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ ने रास्ते से अगवा किया। अब ये जो टाइम है 2003 से 2008 का, इस टाइम में उनका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। लेकिन 2008 में उनकी खबर मिलती है कि उनको अफ़गान फोर्सेस ने सुसाइड एक्सप्लोसिव रखने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। अयान एजली एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने बताया कि जब वो अफ़गान जेल में कैद थीं तो उन्होंने एक औरत की चीखों की आवाज़ सुनी थी। जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश की तो उनको पता चला कि वो एक पाकिस्तानी औरत है। वो कहती हैं कि 2003 में वो पाकिस्तान में गायब होने वाले लोगों पर रिसर्च कर रही थी और उन्हीं दिनों में एक लड़की जिनका नाम आफिया सिद्दीकी था वो काफ़ी ख़बरों में थी। उन्होंने बताया कि वो गुआंतानामो बे में कुछ कैदियों के इंटरव्यूज़ करने गई थी। पहली बार उनको एक खातून कैदी के बारे में पता चला था। उस वक्त तो वो ज़्यादा ध्यान ना दे सकीं और अपना काम करके वापस चली गईं। एक शख्स उनमें से जिनका नाम मुअज़्ज़म बेग था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ चीखें सुनी हैं और उनको लगता है कि ये चीखने वाली उनकी बीवी है। लेकिन जब वो गुआंतानामो बे गए तो वो बहुत से दूसरे लोगों से उनके बारे में जो चीखें थी उनको सुना और इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते उनको पता चला कि इस औरत का नाम आफिया सिद्दीकी है। अयान एजली ने बताया कि जब उन्होंने आफिया के बारे में अमेरिकन ऑफिशियल से बात की तो वो साफ मुकर गए कि उनके पास कोई औरत है। अयान एजली कहती हैं कि वो फिर पाकिस्तान गईं और इमरान खान से हेल्प ली और इमरान खान ने भी आफिया सिद्दीकी के गायब होने का बताया था और उनके इल्म में भी था कि आफिया को गायब किया गया है। इमरान खान ने अपने तौर पर भी इंक्वायरी करने की कोशिश की और फिर एक दिन अमेरिकन ऑफिशियल्स भी उनके पास आए और वार्निंग दी कि आफिया के मामले से दूर रहा जाए। उनको कहा गया कि ये मामला हल हो चुका है, उस पर बात करना बंद कर दें। अयान एजली कहती हैं कि उन्होंने इमरान खान की मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आफिया के लिए आवाज़ भी उठाई। जमाते इस्लामी ने भी एक कन्वेंशन किया जिसमें अयान एजली को इनवाइट किया गया था। आफिया के लिए लोग सड़कों पर आए, रैलीज़ निकलना शुरू हुई और फिर आफिया के लिए तहरीक शुरू हो गई। जब आफिया के लिए आवाज़ उठना शुरू हुई तो साथ ही आफिया को डॉटर ऑफ द पाकिस्तान कहा जाने लगा। ये तो हमें पता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी एजेंसीज़ लोगों को गायब करती आई हैं और स्टिल कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। पाकिस्तानी एजेंसीज़ लोगों को गायब करती हैं और अगर किसी के लिए आवाज़ ना उठे तो सब अच्छा है, लेकिन अगर उनके लिए आवाज़ उठ जाए और आवाज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो एजेंसीज़ घरों तक पहुंच जाती हैं और घर वालों को धमकाती हैं कि अगर अपने प्यारों को देखना चाहते हैं तो इस बात पर बात करना बंद कर दें, मीडिया पे ना जाओ, पब्लिक में बात ना करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और यही कुछ आफिया के केस में भी हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके गायब होने के बाद से 5 साल तक यानी 2008 तक उनका बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। लेकिन एक दिन अचानक खबर आती है कि आफिया अफ़गानिस्तान में हैं
और उनको गोली लगी है। अब ये गोली वाली अलग कहानी है जो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक मिस्ट्री क्वेश्चन है, और ये कि आफिया अफगानिस्तान कैसे पहुंची। उसमें दो तरह की कहानियां हैं, एक अमेरिकन की कहानी है और एक आफिया की फैमिली की। अमेरिकन के अकॉर्डिंग आफिया उनको बडग्राम एयरबेस पे अचानक मिल गई थी, जो कि इम्पॉसिबल लगती है, और दूसरी कहानी है आफिया की फैमिली की, जिसमें बहरहाल कुछ सच समझ आता है। दूसरी तरफ आफिया के लॉयर्स क्लीव स्मिथ ने बताया कि जनरल मुशर्रफ ने $55,000 के बदले में कराची से इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते से आफिया को अगवा करवाया और अमेरिकन के हवाले कर दिया। जब उनको अगवा किया गया तो उनके 3 बच्चे भी उनके साथ थे। उन सब की उम्रें 5 साल से कम थीं। डॉक्टर आफिया के लॉयर कहते हैं कि कुछ लोग उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, वो उनकी बेटी और एक बच्चे को खींचकर बाहर निकालते हैं जो रो रहे होते हैं, लेकिन सबसे छोटा बेटा आफिया की गोद में होता है। पहले तो अमेरिकन सिरे से ही इनकारी रहे कि कोई पाकिस्तानी, और वो भी ये खातून उनकी कस्टडी में है, लेकिन बाद में वो मान गए कि एक खातून है, उसका नाम आफिया सिद्दीकी है। फॉर्मर सेनेटर एसएम जफर बताते हैं कि पहले तो अमेरिकन ने आफिया सिद्दीकी को टेक्सास में एक कारसोल जगह है वहाँ रखा। वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो एक कमज़ोर सी लागिर सी औरत कमरे में दाखिल हुई जिनके दांत टूटे हुए थे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। ज़ाहिरी बात है, एक बेगुनाह खातून को जिस तरह से रखा गया और जितना उन पर चेक एंड बैलेंस था, उससे तो कोई भी नॉर्मल बंदा बर्दाश्त ना कर सके। अच्छा, एक चीज़ और, अमेरिकन कहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने किसी फौजी जवान पर उन्हीं की राइफल छीनकर हमला किया था। क्या अकल इस बात को तस्लीम करती है कि एक कमज़ोर सी औरत एक 6 फुट के अमेरिकन की गन छीनकर उस पर हमलावर हो और अमेरिकन उसको बाद में कुछ कहें भी ना? सेनेटर मुश्ताक अहमद ये भी बताते हैं कि डॉक्टर आफिया के कान के पास एक ज़ख्म भी था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि उनको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया था, फिज़िकली टॉर्चर किया गया था, मारा पीटा गया था, जिससे उनकी समाअत भी मुतासिर हुई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 20 साल से अमेरिकन ने कैद करके रखा हुआ है। उनको दिन रात चेक किया जाता है, उनको नंगा करके चेक किया जाता है। एक खातून को जिसका कोई कसूर भी नहीं है, सिर्फ उसका इतना कसूर है कि वो न्यूरो साइंटिस्ट है और एक डॉक्टर है। अब ये कहना कि उनका अलकायदा से ताल्लुक़ है, ये कोई मोस्ट वांटेड जासूस है, ये एक मज़ाक़ खेज़ बात है। ये तो सिर्फ एक पैथेटिक सा क्वेश्चन है। जब उन पे मुकदमा चला जिसमें उनको सज़ा हुई, उस मुकदमे में कहीं ये जिक्र नहीं कि वो अलकायदा से थी या उनका किसी टेरर ग्रुप के साथ कोई लिंक था या वो कभी किसी से मिली थी, उन्होंने रेड हैंडेड उनको पकड़ा था। सिर्फ उसको सज़ा सुनाई जाती है कि ये जब कस्टडी में थी तो उन्होंने 2 अमेरिकन FBI इन्वेस्टिगेटर्स की गन छीनकर उन पर हमला किया था और इस छीना झपटी में उनको भी गोली लग गई थी। अयान एसडी कहती हैं कि उनके कपड़ों या जिस्म से कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि उन्होंने गोली चलाई हो। आफिया की सज़ा की मिसाल मॉडर्न हिस्ट्री में तो मिलना मुश्किल है। जिस तरह की सज़ा उनको सुनाई गई है वो शायद पुराने वक्तों में जब एम्पायर हुआ करती थी, पुराने वक्तों में तो ये हो सकता था कि एक एम्पायर में अगर किसी को सज़ा हुई है और उसकी सज़ा तब तक होती थी जब तक बादशाह ज़िंदा होता था, लेकिन इस दौर में ये एक अजीब तरह की सज़ा है। आफिया ने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही कोशिश की है, लेकिन अगर बहरहाल मान भी लिया जाए कि कोशिश की है, उस इल्ज़ाम पर भी तो 86 साल कैद नहीं बनती ना। ये एक एक्चुअल इल्ज़ाम नहीं है या उनका जुर्म नहीं है, उनको किसी और इल्ज़ाम या जुर्म में सज़ा सुनाई गई है जिसका ना आपको पता है, ना इस वक्त दुनिया को पता है, ना किसी उनके लॉयर को पता है, ना उनकी फैमिली को पता है। किसी को भी उसके बारे में नहीं पता कि वो किस वजह से कैद में है। चलो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने जुर्म किया भी या उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया भी तो उसका ट्रायल अमेरिका में क्यों चला? हालांकि अफ़गानिस्तान में नाम की ही सही गवर्नमेंट तो है ना, और उसके सदर हामिद करज़ई थे उस वक्त। अमेरिका के हमेशा से 2 ही मिशन रहे हैं, या तो वो इंडिविजुअल्स को हिट करता है और उनमें टेरर फैलाता है। अगर मुल्क ना डरे, जिस तरह हमने देखा था कि ईरान ने आंखें दिखाई थी, तो वो उनके करता धरता यानी मुल्क के किसी डरपोक लीडर को टारगेट करता है, जैसा कि मुशर्रफ के साथ उन्होंने किया था। जिनके खिलाफ अमेरिका कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सकता वो उनको मरवा देता है। इस हवाले से आप उसामा बिन लादेन की मिसाल ले सकते हैं या आप एमल ज़हरावी का केस स्टडी कर सकते हैं। उसामा बिन लादेन की डेथ मिस्ट्री पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेरिका हमें
بتاتا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کی ماں بہن کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں، اور ایسا ہی مشرف نے کیا ہے۔ پیسے کی وجہ سے پاکستان کی بیٹی کو امریکنز کے ہاتھوں بیچ دیا۔ مشرف نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی پاکستان سے اغوا ہوتی ہے، افغانستان پہنچتی ہے، وہاں سے بھی وہ امریکہ شفٹ ہو جاتی ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 ایجنسیز کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو دنیا کی 5 بڑی ایجنسیز میں شمار کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو 5 بڑی ایجنسیز کہتی ہے، ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہو؟ پاکستان پریزن ایکسچینج بھی کر سکتا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں پاکستانیوں کو قتل کیا تھا، تب یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، پاکستانی لوٹرز کو تو چمکتے ڈالرز چاہیے تھے۔ اب ایک اور سوال ہے، کیا پاکستان ان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو مدعی بننا ہوگا۔ جب امریکن گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے، بلکہ عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے۔ اگر اسلام آباد کوشش کرے تو عافیہ کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ ڈنکی کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔